लड़ने का माहौल बना सकता है, क्योंकि बिना पैसे के आपकी फौज कितनी भी तुर्रम खानो, बिना पैसे के आपकी फौज नहीं लड़ सकती। आपको आप बाकी फौज का छोड़ दीजिए, वो खुले में आया था चीन आया था धमकाने के लिए। चीन के गिरा दो, मैं बता रहा हूं, 15-20 बंदे गिरा दो चाइना में ना, इतनी बुरी तरीके से खड़का है चाइना को, इनको सचमुच लगे कि चाउमीन में किसी ने ऊपर से अजीनोमोटो डाल दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो आगे बढ़ाऊं और आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दूं डिफेंस के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में या फॉरेन अफेयर्स के बारे में, मेरी आपसे दरखास्त है, ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि भारत ने 6 डिविजन्स भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर से चीन के बॉर्डर पे शिफ्ट कर दिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जब हम डिवीजन कहते हैं तो लोगों को लगता है ये है क्या चीज, काफी लोगों को जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं। और सबसे छोटी इकाई जो होती है इन्फेंट्री की, यानी पैदल सेना की, मेरा ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि डिवीजन में सिर्फ पैदल सेना होती है। डिवीजन में आर्टिलरी भी होती है, ईएमई भी होती है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, उसमें इंजीनियर्स का भी एक एलिमेंट रहता है, बड़ी मिलीजुली टाइप की एक फाइटिंग फोर्स रहती है, फॉर्मेशन रहता है डिवीजन। लेकिन क्योंकि मैं इन्फेंट्री का हूं, मैं आपको इन्फेंट्री के बारे में बताता हूं। होता ही है दोस्तों कि इन्फेंट्री की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, उसको कहते हैं सेक्शन। सेक्शन में 10 लोग रहते हैं, एक सेक्शन में 10 लोग। 3 सेक्शन का बनता है एक प्लाटून, 3 प्लाटून की बनती है कंपनी। हमारे टाइम पे 5 कंपनियां, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा और हेडक्वार्टर हमारे टाइम पे थी। अब कहते हैं कि सपोर्ट कंपनी भी बीच में आ गई, तो 6 कंपनियां मिला के बनती है एक बटालियन। 3 बटालियन मिला के और कुछ और एलिमेंट्स मिला के बनती है एक ब्रिगेड, और 3 ब्रिगेड और कुछ एलिमेंट्स मिला के बनता है एक डिवीजन। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एक डिवीजन में, ये मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, आप ये मत बोलिएगा नहीं साहब ये 19-20 का फर्क है, वो फर्क होगा। एक इन्फेंट्री डिवीजन में लगभग लगभग आप मान के चलिए करीब 10,000 लोग होते हैं आसपास, गिव और टेक 1,000 हियर एंड देयर। 10,000 लोग एक डिवीजन में होते हैं। तो दोस्तों, अगर 10,000 लोग एक डिवीजन में होते हैं तो तकरीबन आप मान के चलिए कि 60,000 सैनिक आसपास, जिसमें हो सकता है आर्मर्ड का भी एलिमेंट हो। आर्टिलरी तो होगी होगी खैर, यानी कि तोपखाना, बख्तरबंद गाड़ियां होंगी, तोपखाना होगा, इंजीनियर्स होंगे उसमें, जो हमारी सप्लाई चेन मैनेज करते हैं, एओसी और एएससी, वो तो होंगे ही होंगे, उनके बिना लड़ाई हो ही नहीं सकती। यूक्रेन की लड़ाई जो रशिया के साथ हो रही है, वो सबसे बड़ा प्रूफ है कि जिनको हम ये समझते थे कि नहीं साहब ये लड़ते नहीं हैं, ये तो सिर्फ सामान और खाना और राशन और एमुनेशन सप्लाई करते हैं, नहीं, उनके बिना आप लड़ नहीं सकते। आप कितने भी 30 मार खानो, उनके बिना लड़ाई नहीं हो सकती। तो वो भी होंगे, जाहिर सी बात है। और इसमें हो सकता है कि कुछ एफिलिएटेड एयर एसेट्स हों, यानी कि एयरफोर्स के कुछ एसेट्स हों, और आर्मी एविएशन के एसेट्स जो चॉपर वगैरह, वो तो होंगे ही होंगे। अच्छा, ये तो एक बात हो गई ना, ये तो एक हमने बात समझ ली कि ये हो रहे हैं शिफ्ट। अब शिफ्ट होने में टाइम लगता है, जाहिर सी बात है, आप इतना बड़ा ट्रूप मूवमेंट करेंगे, वो समय लेगा। ये हो क्यों रहा है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको बताता हूं, और ब्रॉड बेस्ड ऊपर ही बताता हूं कि काफी समय से भारत में एक सोच चल रही है स्ट्रेटेजिक लेवल पे कि पाकिस्तान जो है वो थ्रेट नहीं है, थ्रेट चाइना है। और ये बात जो हमारे पुराने डिफेंस मिनिस्टर थे, जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने आई थिंक 97 या 98, मुझे नहीं याद एग्जैक्ट ईयर कब है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस का ये बयान मुझे याद है, उस समय मैं फौज में था और मैंने अखबार में पढ़ा था कि द रियल थ्रेट इज चाइना, द रियल थ्रेट इज नॉट पाकिस्तान। अब आप बोलेंगे साहब ये तो बड़ी कमाल की बात कर दी आपने, चाइना के साथ आपकी 1.5 लड़ाइयां लड़ी हैं सिर्फ आपने। एक तो 62 की जो 1962 की वॉर थी, एक 67 की वॉर, नाथुला में जो स्कर्मिश हुआ था, लड़ाई हुई थी,
और वो हाफ अ वॉर ही है, क्योंकि वो लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट था, वो इतना बड़ा वो मामला नहीं था। लेकिन उसमें चाइना को फिर अच्छी खासी चाइना की रिपोर्ट ली थी हमने, अच्छी खासी चाइना को ठीक ठाक पुर्जे रमा करे थे चाइना के हमने। खैर, पाकिस्तान के साथ हमारी 1947-48 की भी लड़ाई हुई, 65 की भी हुई, 71 की भी हुई, 1999 कारगिल, फिर पाकिस्तान के थ्रू जो इंसर्जेंसीज फैलाई गई, टेररिज्म फैलाया गया, पहले पंजाब में, फिर टेररिज्म फैलाया गया कश्मीर में, फिर जितने भी टेरर अटैक हुए, 26/11 ले लीजिए, अक्षरधाम अटैक ले लीजिए, आप पार्लियामेंट का अटैक ले लीजिए, आप और कई सौ अटैक्स हैं, ये तो पाकिस्तान से हुए हैं। फिर ये कहना कि साहब पाकिस्तान खतरा नहीं है, चाइना खतरा है, अब इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। कहानी ये है कि पाकिस्तान को हमने कभी जवाब दिया ही नहीं ठीक से। सिर्फ एक बार जवाब दिया था 71 में, उसके बाद हमने पाकिस्तान को कभी ठीक से जवाब दिया ही नहीं। जब भी पाकिस्तान ने कोई ऐसी हरकत करी, हमने सिर्फ उसका, जैसे टेररिस्ट एक्ट थी, हमने कभी उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने कारगिल में अटैक करा, 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, उसका हमने ठीक से जवाब नहीं दिया। हमने ठीक है डिफेंसिव लड़ाई लड़ी हर समय। ये मोदी सरकार के आने के बाद ये सब चीजें शुरू हुई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट वगैरह, और घुस जाएंगे अंदर पीओके के, ये सब जो जितनी भी बातें हैं, या फिर जमीन पे भी जो कार्रवाई हुई है, ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हुई है, या फिर एक जमाने में इंदिरा गांधी के समय हुई थी, जब इंदिरा जी ने इंडियन आर्मी को हुक्म दे दिया था कि मुझे बांग्लादेश चाहिए, और सैम मानेकशॉ ने बोल दिया कि ठीक है, आपने बोल दिया, अब काम हो जाएगा, आई विल डिलीवर योर बांग्लादेश टू यू, और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। लेकिन वो अलग चीज थी, उसमें वो कम कॉम्प्लिकेशन का खेल था 71। आजकल चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं दोस्तों। मैं कम कॉम्प्लिकेशन का खेल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, दोनों में हजारों किलोमीटर का फर्क था। अगर वेस्ट पाकिस्तान से फोर्सेस आनी थी ईस्ट पाकिस्तान, तो या तो ऊपर से पूरा घूम कर आती वो चाइना से, या फिर नीचे से पूरा सा श्रीलंका के उधर से घूम कर आती, क्योंकि बीच का रास्ता इंडिया ने बंद कर दिया था। पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर भी कर दिया, फिर ज्यादा प्रेशर आया उनके ऊपर। जब हम लोग ढाका के अंदर घुसने लगे तो घबरा गए। उनका जनरल था AK नियाजी, वो घबरा गया। ये पुरानी कहानियां हैं और हर साल हम इसको सुनाते ही हैं 16 दिसंबर के आसपास। खैर, बात यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये जॉर्ज फर्नांडिस को बहुत पहले समझ में बात आ गई थी कि चीन जो चुपचाप बैठा है ना, ये चुपचाप नहीं बैठा है, तैयारी कर रहा है। और चीन अपने आप को उस वक्त मजबूत कर रहा था इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से अपने आप को तगड़ा कर रहा था, क्योंकि उसको पता है कि जिस देश के पास पैसे होंगे वो अच्छे से अच्छे हथियार खरीद सकता है, नवीनीकरण कर सकता है अपनी फोर्सेस का, मॉडर्नाइज कर सकता है अपनी फोर्सेस को, और उसी तरीके से वो अपनी फोर्सेस को आगे ले जा सकता है, उनको फैसिलिटीज दे सकता है, एक लड़ने का माहौल बना सकता है। क्योंकि बिना पैसे के आपकी फौज कितनी भी तुर्रम खान हो, बिना पैसे के आपकी फौज नहीं लड़ सकती। आपको, आप बाकी फौज का छोड़ दीजिए, सिर्फ एक डिवीजन को, मैंने आपको डिवीजन समझाया था ना, कितने लोग होते हैं डिवीजन में, सिर्फ एक डिवीजन को सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, करोड़ों, सिर्फ एक डिवीजन को। तो अब आप समझ लीजिए, तो पाकिस्तान की आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब है, और ये आज से नहीं, काफी टाइम से खराब है। इसलिए पाकिस्तान जब भी करता है बड़ा सोच समझ के करता है। और अब पाकिस्तान चेत गया है, उसको पता है कि अगर एक गोली चली बॉर्डर पे, छोटी सी 9 mm की जो पिस्टल की गोली होती है ना, इतनी सी गोली अगर चली बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत की तरफ से 155 mm का बोफोर्स का गोला आके सर पे गिरेगा। ये उसको क्लियर, पाकिस्तान ने ये सब चीजें छोड़ दी हैं, लड़ाई करना, झगड़ा करना। हाँ, आतंकवाद अलग चीज है, मैं कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहा हूँ इस वक्त, मैं आतंकवाद की बात नहीं कर रहा। और आतंकवाद को डील करने के लिए हमारे पास लोग हैं, छोटे मोटे किस्से होते हैं, आगे भी कश्मीर में, बुरा लगता है कहते हुए, लेकिन होंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि काफी हद तक अंडर कंट्रोल है पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान अंडर कंट्रोल आया अपनी नालायकी की वजह से, तो फिर हमें लगा कि नहीं यार, ये जो चाइना है, ये चाइना खतरा है। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, फिर मैं ये प्रोग्राम आगे ले जाऊंगा। दोस्तों, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे, जिस तरीके से भारत का नक्शा है, नीचे श्रीलंका है, तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी। पहली चीज, किस तरीके से चाइना ने भारत की घेराबंदी करी है। साउथ चाइना सी ले लीजिए, जो रिक्लेमेशन कर रहा है आइलैंड्स के, अपने रडार स्टेशन, सबमरीन पोर्ट्स अपने बना रहा है।
किस तरीके से हनुमान टोटा पोर्ट श्रीलंका में जो हुआ है, वो ठीक है, जो परिवार है राजपक्षा वो तो है ही बेकार, लेकिन उसके अलावा चीनियों का भी दखल रहा है वहां पे। और जो लोन्स चीनियों ने दिए हैं वो कोई भी जो देश है उसको चुका नहीं सकता। वो लोन देते ही इसलिए हैं चाइनीज का लोन देने का मकसद ही है दोस्तों की कोई चुका ना पाए उसको। चाइनीज का लोन देने का मकसद ही है कि कोई उस चीज को पूरा ना कर पाए, क्योंकि अगर वो पूरा कर लेगा फिर वो चुंगल से निकल जाएगा चाइनीज की। वो चाहते ही नहीं, चाइनीज लोन देते हैं कि आप उनको वापस ना कर पाए, पहले ये बात से समझ लीजिए। दे डोंट वांट द मनी, दे वांट योर लैंड। उनको आपकी जमीन चाहिए, आपका मुल्क चाहिए, उनको अपने पैसे वापस नहीं चाहिए, पैसे उनके पास बहुत है। तो हनुमान टोटा पोर्ट नीचे देख लीजिए, एयरपोर्ट और बाकी सब चीजें उन्होंने जो मोटरवेज वगैरह बनाए श्रीलंका में। वेस्ट पे चले जाइए पाकिस्तान, ठीक है, और इस तरफ चले जाइए अफ्रीका, ऊपर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना कर रहा है रूस के साथ। तो हर जगह से भारत को घेरा जा रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये बात है, ठीक है। आप एक बात ये समझ लीजिए चीन की, जो घेरने का। दूसरी चीज है कि आप जब भी लड़ाइयां देखें, हमारी लड़ाइयां हुई कहां पे हैं। हमारी जो लड़ाइयां हुई हैं, अब आप देखिए कि 1947-48 की जो लड़ाई थी कश्मीर में हुई थी, आपको याद ही होगा, जब पाकिस्तान ने अपने कबायली भेजे थे। वो लड़ाई कहां पे हुई थी? और सिर्फ कबायली नहीं, बाय द वे अपनी फौज भी भेजी थी, वो भी सिविल कपड़े पहनकर आई थी, चोरी चुपके, जैसे आदत है पाकिस्तानियों की। ये आई थी अपने कश्मीर में, नॉर्थ में, ठीक है। तो ये लड़ाई आपकी उत्तर में हुई, पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई थी आपकी 1962 की, वो कहां पे हुई? आपकी ईस्ट में और आपके नॉर्थ में, चाइना के साथ जो हुई। 1967 की लड़ाई जो चाइना के साथ हुई, वो कहां पे हुई? वो ईस्ट में हुई, नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए। मैं ईस्ट, इस ये वाली ईस्ट नहीं, मतलब जनरली नॉर्थ ईस्टर्न साइड, इस तरफ ऊपर की तरफ, वहां पे हुई, ठीक है। इसको आप अलग से ले लीजिए। 1965 की लड़ाई कहां पे हुई? 1965 की लड़ाई आपकी नॉर्थ में भी हुई, वेस्ट में भी हुई, यानी कि कश्मीर पे चढ़ दौड़े पाकिस्तानी अखनूर पे, और फिर यहाँ पे पंजाब में भी हुई और राजस्थान में भी हुई, ये सब जगह। 1971 की लड़ाई कहां पे हुई आपकी? 1971। वो आपकी वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ तीनों जगह हुई। लड़ाई वो ईस्ट की थी, लेकिन वो वेस्ट में भी हुई है और वो नॉर्थ में भी हुई है। 1999 कारगिल, ये लड़ाई कहां पे हुई? ये लड़ाई हुई लद्दाख के एरिया में, जो अर्स्टवाइल जेएम के स्टेट था, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, वहां पे जो द्रास और कारगिल वाला एरिया, वहां पे लड़ाई हुई। लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट था, लोकलाइज वॉर था, लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर था। अब दोस्तों बात क्या है ना, कि अगर आप भारत का मैप देखिए, जैसे मैंने बोला ना, मैप देखिए भारत का, हमारी सारी लड़ाइयां ऊपर की हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर अगर हिमालय में लड़ाई होगी या बर्फीली चोटियों पर लड़ाई होगी, तो ज्यादातर फिर आर्मी पे तवज्जो दी जाएगी। जाहिर सी बात है, भारत अपनी थल सेना पे ज्यादा तवज्जो देगा, क्योंकि थ्रेट वहां से है। और कई साल तक भारत यही करता रहा, कोई भी मुल्क होता हमारी जगह यही करता। लेकिन असली खेल जो हो रहा था वो नॉर्थ में हो ही नहीं रहा था, असली खेल तो साउथ में हो रहा था, यानी कि मलाका स्ट्रेट्स, यानी कि साउथ चाइना सी, यानी कि पूरा ये जो इंडियन ओशन, और यहां से पूरा जो इंडियन ओशन है, हमारी तरफ का जो बे ऑफ बंगाल से एरिया लगता है, हमारी तरफ का मैं कह रहा हूँ, राइट। लेकिन फिर भी वो पूरा का पूरा जो एरिया चाइना से आता है, क्योंकि ये चाइना की ट्रेड रूट है। चाइना का एक बहुत बड़ा, चाइना का, मैंने क्या बताया, चाइना एक आर्थिक महाशक्ति है, एक सैन्य महाशक्ति नहीं है। चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर। मिलिट्री सुपर पावर हो सकता है बने वो 10-20 साल में, आज की तारीख में नहीं है। अब इसको अगर आप देखेंगे, इस पूरी चीज को अगर आप नक्शे को देखेंगे, तब आपको पता लगेगा गेम क्या हो रहा है। आपकी नजर हिमालय पर बनी रहे, क्योंकि वहां पे वो डोकलाम या फिर गलवान या फिर लद्दाख, इस टाइप का प्रेशर आज की तारीख में भी वो प्रेशर डाल रहे हैं, और अरुणाचल पर प्रेशर डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत का जितना भी डिफेंस का बजट है, भारत की फोर्सेस हैं, वो ऊपर की तरफ लगे रहे, और भारत नेवी को अपनी इग्नोर करता रहे। और ये बात सच है कि कई दशकों से, कई दिहाइयों से हमने अपनी नेवी को इग्नोर करा है, इंडियन नेवी को, और हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसको अगर आप स्ट्रेटेजिक व्यू से देखें तो बहुत बड़ा पाप कर दिया हमने। अब उसको ठीक करने का वक्त है, और ठीक कर भी रहे हैं, ठीक कर भी रहे हैं, जोरों शोरों से ठीक हो रहा है, कई सालों से ठीक हो रहा है। अब अरुणाचल में एक ये जो पूरा एरिया है अभी, जहां पे स्ट्रेस पड़ रहा है चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना, मैंने पिछले साल भी बोला था, जब ये पूरा गलवान का वाकया हुआ था, मैंने बोला अगले साल फिर आएंगे, और वो अरुणाचल खटखटा रहे हैं।
पहले उन्होंने कहाँ खटखटाया? डोकलाम, याद है आपको? 3 साल पहले डोकलाम हुआ था। फिर 2 साल से वो लद्दाख खड़खड़ा रहे हैं। अब लद्दाख में उन्होंने फ्रंट फेसिंग पोस्चर ले लिया, लेकिन लद्दाख में अब वो हल्का-सा धीरे हो गए, अब वो अरुणाचल पे आ गए, राइट? ये 5 जगह हैं, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों? अभी रिसेंटली जनरल आरपी कलीटा, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड है, यानी कि इंडिया के ईस्टर्न आर्मी के हेड हैं वो, उन्होंने बोला था कि चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और चाइना बड़े जोरों शोरों से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है इस तरफ, अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कितनी लंबी? 3,500 किलोमीटर लंबी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि इंडिया पीछे छूट रहा है। ये कई कारण थे जिसकी वजह से गलवान का वाकया हुआ, कई कारण थे कि वो ईस्ट लद्दाख में आए। उसमें से एक बड़ा कारण ये था कि इंडिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपने दौलत बेग ओल्डी का नाम सुना है? एक जमाने में लेह से दौलत बेग ओल्डी पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे, पैदल लोग जाते थे, बहुत मुश्किल रास्ता था। अब रोड बन गई है, अब 5-6 घंटे में, जहां पे हफ्तों लग जाते थे वहां पे रोड से पहुंच जाते हैं फट से 5-6 घंटे में। यानी कि अगर आपकी रोड चली जाएगी, इसका मतलब आपके फौजी चले जाएंगे, इसका मतलब आपका सप्लाई चला जाएगा, इसका मतलब आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुली है। सारा खेल तो यही है, सारा खेल यही है। इसलिए चाइना क्या कर रहा है, जो जनरल कलीटा ने बताया, जनरल राणा प्रताप कलीटा, अ, इन्होंने जो बताया, उन्होंने यही बात बताई कि चाइना वहां पे गांव बसा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के अपनी तरफ, इंडिया के अंदर नहीं, अपनी तरफ, चीन में, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत पास अपनी साइड में वो गांव बसा रहा है, और ये डुअल पर्पस के गांव, यानी कि इसमें आम लोग भी रहेंगे, जो चाइनीज सिटीजन है वो भी रहेंगे, और चाइनीज फौज भी रहेगी। तो डुअल पर्पस हो गया। हो सकता है उसके नीचे बंकर भी खोद रहे हो सकता है वो अपने फोर्टिफिकेशंस भी बना रहे हो, 10 चीजें हैं, मुझे नहीं पता, बट इंडियन आर्मी को जरूर पता है, इंडियन आर्मी भी कर रही है ये काम। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ चीन कर रहा है, इंडियन आर्मी नहीं कर रही, इंडियन आर्मी भी कर रही है। लेकिन 2 चीजें हैं, हमारे और चाइना की इकोनॉमी में अभी भी काफी फर्क है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि वी कैन फाइट चाइना डॉलर टू डॉलर, वो थोड़ा दोस्तों मुश्किल हो जाएगा डॉलर टू डॉलर, बिकॉज चाइना के पास एक इकोनॉमिक अभी भारत के साथ एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जिसमें जो चाइना क्या है कि चाइना ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है, और हम भी अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम खर्च नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाइना के साथ इस रेस में लग गए कि भाई तुमने 10 अरब डॉलर डाले तो हम भी 10 डालेंगे, तुमने 20 डाले तो हम भी 20 डालेंगे, ये हमारे लिए घाटे का सौदा होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए चीन के साथ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखिए साहब, जब चीन आया था डोकलाम में, अब आपको मेरी बात बड़ी अटपटी सी लगेगी, लेकिन मुझे लगता है ये बात सच है। जब चीन आया था डोकलाम में, वो लड़ने के लिए नहीं आया था। जब चीन आया लद्दाख में, गलवान में, वो लड़ने के लिए नहीं आया। तो झड़प हुई थी, वो मामला अलग है। वो वॉर की नीयत से नहीं आया था चाइना, क्योंकि जब वॉर के लिए आप आते हैं ना, आप डिग इन करते हैं, आपकी ट्रेंचेस बनती हैं, आपके फोर्टिफिकेशंस होते हैं, क्योंकि दूसरी साइड फिर आर्टिलरी शेलिंग करती है, 10 किस्म की चीजें होती हैं। वो खुले में आया था चीन। चीन आया था धमकाने के लिए। चीन भारत को ये समझाने आया था कि अपनी हद में रहो, हद पार करोगे तो तुम्हें दाम चुकाना पड़ेगा। अच्छा, यही मैसेज भारत ने भी चीन को दे दिया कि तुम हद पार करोगे, तुम्हें भी दाम चुकाना पड़ेगा। तो उसी कहा कही में, गहमा गहमी में गलवान हुआ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना ने प्रेशर डालना बंद नहीं करा, वहां पे प्रेशर डालना बंद कर दिया। वहां पे स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में, ठीक है, इंडियन आर्मी भी है, चाइनीज आर्मी भी है, लेकिन ये बॉर्डर इतना लंबा है कि चाइना ने अब अरुणाचल की तरफ धक्का देना, मैं आपको बता रहा हूं, ये उत्तरांचल की तरफ भी धक्का देंगे, उत्तराखंड की तरफ, ये उत्तराखंड में भी धक्का देंगे, और ये धक्का फिर आपका देंगे हिमाचल की ओर। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूं यहाँ पे। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जब मैं था, तो ये जगह है शिपकिला। शिपकिला है एक लाहौल स्पीति, आपने सुना होगा, लाहौल स्पीति में एक पू है, एक शहर, पू शहर मतलब कस्बा टाइप का है छोटा सा, अब पता नहीं बड़ा हो गया होगा। तो पू के आगे जगह एक जगह है खाब, KHAB, खाब। खाब में वो हरे सेब मिलते हैं, जो खट्टे खट्टे सेब हिमाचल के हैं ना, वो खाब से ज्यादा आते हैं, बड़े मशहूर हैं सेब वहां के।
हाई एल्टीट्यूड का एरिया है वो, खाप से ऊपर पैदल चढ़ाई है, 8 घंटे की, पैदल जाना पड़ेगा। 8 घंटे जब आप पैदल चलेंगे, फिर आप शिपकिला पे आएँगे। तो मैं शिपकिला का कंपनी कमांडर था। पूरा शिपकिला का एरिया जो था मेरे अंडर था, और वहाँ पे हम लोग थे, वहाँ पे सामने चाइनीज़ थे, और चाइनीज़ की भी पेट्रोलिंग होती थी, हमारी भी पेट्रोलिंग होती थी। उस समय पे झड़प नहीं होती थी। चाइनीज़ भी कई बार भारत के अंदर आए और वापस चले गए। हम भी चाइना टहलते-टहलते निकल जाते थे अपने लोग लेके, और हम वापस चाइना से भी आ जाते थे, और आपस में हमारी मज़ाक चलती थी कि चाइना घूम कर आते हैं चलो। तो 100-200 मीटर दूर था, ढलान से नीचे चले गए, चाइना घूम कर वापस आ गए, दैट्स इट। ऐसा कोई तार-वार भी नहीं लगा था, कुछ तार थे वो टूटे थे, या बर्फ उनके ऊपर गिर गई थी, तो ऐसा कुछ बात थी नहीं वहाँ पे। अब चाइना के तेवर बदल गए हैं। चाइना ने, वैसे ही आप जानते हैं, 1962 में कितना एरिया कब्जा करके चाइना बैठ गई, और बाद में भी चाइना ने हज़ारों किलोमीटर लेके चाइना बैठा हुआ है। जो मैं बात कहने वाला हूँ, उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और पॉलिटिकल विल है हमारे पास। अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है जॉर्ज फर्नांडिस साहब की। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो इस दुनिया में नहीं है। खतरा तो असली चाइना ही है। पाकिस्तान अब उन तिलों में इतना तेल नहीं रहा, वो लश्कर, जैश, यही सब छोटे-मोटे जो खिलाड़ी हैं, उनसे बॉलिंग, फील्डिंग करवा रही है, विकेट कीपिंग करवा रही है। पाकिस्तान में दम नहीं रहा। ना पाकिस्तान का इंटेंट है लड़ने का। अब पाकिस्तान ने भी हाथ पैर डाल दिए, उन्होंने बोला साहब इतना बुरे हाल है हमारे, क्योंकि लड़ाई के लिए पैसा चाहिए आपको, सबसे बड़ी बात है। जब तक सऊदी से फंडिंग हो रही थी, जब तक दायमाई से फंडिंग हो रही थी, अमेरिका से डॉलर्स आ रहे थे, तो पाकिस्तान भी ऐसे ही उछल रहे थे। आपने देखा होगा ना, पॉपकॉर्न उछलता है जब गर्मी आती है, तो पॉपकॉर्न उछलता है। और वो नीचे से गैस बंद कर दी, पॉपकॉर्न ने भी उछलना बंद कर दिया। वो कह रहे हैं ठीक है साहब, जैसा है चलने दो। अब वो अमन की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वो पैसे रहे नहीं इनके पास लड़ने के लिए। इंटेंट है, कैपेबिलिटी नहीं है। चाइना के पास इंटेंट भी है और कैपेबिलिटी भी है। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक नियत और एक काबिलियत। पाकिस्तान पे अगर नियत तो है पाकिस्तान के पास, लेकिन काबिलियत नहीं है। चाइना के पास नियत भी और काबिलियत भी है। और इसको काउंटर करने के लिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हमें थोड़ा-सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। जैसा मैंने बोला, पॉलिटिकल विल हमारी है इस वक़्त, जो सरकार है मोदी जी की। अगर ये सरकार नहीं खड़काती, तो फिर और कोई सरकार नहीं खड़काएगी, और चाइना को एक तो बार खड़काना पड़ेगा अच्छी तरीके से। ये बहुत ज़रूरी है। चीनियों के खाने में थोड़ा-सा दोस्तों अजीनोमोटो डालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा अजीनोमोटो डालना पड़ेगा, तब जाके स्वाद आएगा इनको। हमारे पास ऐसी फोर्सेज़ हैं, जो चाइना के दाँत खट्टे कर सकती हैं, उनको हैरेस कर सकती हैं। हैरेस एक सिविलियंस भी वर्ड यूज़ करते हैं, फौज में अलग मतलब होता है हैरेस करने का, कि उनको, जैसे कि उनके कोई पेट्रोल जा रहे हैं, उसको परेशान करना, उसके लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और सप्लाई को कट ऑफ कर देना, उसकी कॉन्वॉय का रास्ता बीच में से रोक देना, टोक देना। ये सब चीज़ें, कई सारी चीज़ें होती हैं। उसकी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सप्लाई बिल्कुल खत्म कर देना। चाइना को आज की तारीख में भारत से खतरा महसूस नहीं हो रहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। वो आने की कोशिश करते हैं, हमारे फौजी उनको रोकते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर हम अंदर जाने की कोशिश करें तो क्या होगा? सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए ज़रा। चाइना अगर अंदर आना चाहता है तो हम रोकें ना? हम रोकें ना? हम बोले ठीक है, तुम आ रहे हो 4-5 किलोमीटर अंदर आ जाओ। वीरान इलाका है, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ। आराम से आ जाओ, बैठो यहाँ पे, चाय-वाय पियो, ऐश करो। और दूसरी तरफ से हम अपने 5-10 हज़ार लोग चाइना के अंदर डाल दें। घुसा दें बिल्कुल 10 किलोमीटर अंदर चाइना के। और जब चाइना हल्ला करे, फिर हम चाइना से बोले हाँ ठीक है, अब आके नेगोशिएट करो। ये जो लगातार कोर कमांडर की टॉक्स हो रही है ना, लगातार कोर कमांडर की टॉक्स हो रही हैं, और लोग मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पीपल आर वर्किंग वेरी हार्ड, इंडियन आर्मी वाले और पूरे सरकार। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आई थिंक यू हैव टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो चीनी है ना, वो ताकत समझता है। वो प्यार, मोहब्बत, इज्जत, ये सब नहीं समझता, वो ताकत समझता है। जिस दिन आप चाइना के अंदर घुस गए, चाइना क्या करेगा? आप बताइए, अगर आप घुस गए तो चाइना क्या करेगा? ऐसा कर क्या लेगा चाइना? वैसे ही एक्साइ चीन के ऊपर बैठा हुआ है वो। जो पहले हमारी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी, उसकी वजह से इतना इलाका हमारा निकल गया। वो तो बैठा है वहाँ पे, और वो 50 साल, 60 साल से बैठा हुआ है। आज की बात नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि चाइना औकात में रहे, तो चाइना को औकात दिखानी पड़ेगी। और हमारे पास ऐसे ट्रूप्स हैं, जो कि उन्हीं पहाड़ों में पैदा हुए हैं।
मैं बड़ा ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ दोस्तों आपको, क्योंकि मैं हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और किस तरीके से आर्मर्ड के टैंक्स भी वहां पे हैं हाई एल्टीट्यूड में, आर्टिलरी भी है, मैं ये सब इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाह रहा इस वक्त। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आप सबने सुना होगा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में, एसएफएफ के बारे में। उसकी ऐसी कुछ 6 7 8 बटालियंस हैं, तिब्बती हैं उसके अंदर। मैं तो बड़ा सरप्राइज था। मैं हम लोग हमारी मेरी यूनिट 17 कुमाऊं वहीं पे थी, पू में, हाई एल्टीट्यूड में थी। तो मैं शिपकिला से नीचे आया, जहां की मैंने आपको फोटो दिखाई थी, मैं शिपकिला में था, मैं नीचे आया। तो जब नीचे आया तो देखा बर्फ तो काफी थी, नीचे भी बहुत बर्फ थी पू में। तो मैं सब कुछ अपना, पहले मैंने बनियान पहनी, बनियान के ऊपर मैंने थर्मल पहनी, थर्मल के ऊपर मैंने एक अपनी शर्ट डाली, फिर उसके ऊपर मैंने स्वेटर पहनी, फिर मैंने उसके ऊपर कोट पार का पहना, यू नो, ऊपर बालकलावा पहना मैंने, उसके ऊपर मैंने कोट पार का हुड डाला, इतने बड़े बड़े दस्ताने पहने, नीचे स्नो बूट पहन रखे थे, उसके अंदर दो दो मोजे, थिक वाला मोजा और पतला वाला मोजा दोनों पहन रखे थे, और फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। दोस्तों मैं मजाक नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने, पता नहीं हमें दिखाने के लिए वो लोग कर रहे थे या होता है ना, कंपटीशन टाइप की होती है, हमें दिखाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए, मुझे क्या दिखाएंगे, मैं तो उस समय यंगस्टर ही था, इतनी समझ भी नहीं थी मुझे। लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस टेम्परेचर में, -डिग्री में, मैंने तिब्बतियों को बनियान, वो सैंडो बनियान नहीं होती ऐसी पट्टी वाली, मैंने वो बनियान पहन के उनको पहाड़ चढ़ते हुए देखा है, टिबेटन्स को। ये विकास वाले थे, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वाले। मैंने बोला ये पागल है क्या ये लोग, ऐसे कौन करता है यार कोई। उसको देख के मुझे ठंड लग रही थी, और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया, उसने वेव करा, उस सिपाही ने, तो मैंने भी वेव करा। मैंने बोला यार ये तिब्बतियों को ठंड वंड नहीं लगती, इतने हमारी सांस भी नहीं आ रही थी मुझे, और वो खुशी खुशी चढ़ रहे थे। देखिए ऐसे लोग हैं हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एसएफएफ है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है वो इंडियन आर्मी के अंडर नहीं है, वो अलग है, वो और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर है, वो एक जबरदस्त फोर्स है, ठीक है। इनकी अग्रेसिव डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। कुमाऊं स्काउट जो है, मेरी रेजिमेंट की एक स्काउट बटालियन है कुमाऊं स्काउट धारचूला में, वो एक ही बटालियन है, मुझे लगता है इसको ना एक्सपैंड भी करना चाहिए, इसके 8 10 बटालियन होनी चाहिए कुमाऊं स्काउट्स की। सिमिलरली लद्दाख स्काउट्स, सिमिलरली सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स, गढ़वाल स्काउट्स, इनको चाइना के लिए तैयार करना। ये है चाइना फेसिंग है ये लोग तो चाइना का ही इनका काम है, लेकिन इनकी अग्रेसिव डिप्लॉयमेंट करके, इनको स्पेशल ट्रेनिंग देके वो लोग की घुसे चाइना के अंदर और चाइनीज सोल्जर्स को परेशान करें, इनके साथ जानबूझ के पंगा लें, जानबूझ के झड़प करें। ऐसा केस हुआ था गलवान से 7 8 महीने पहले। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर खूब चाइनीज की टांगें टूटी हैं, चाइनीज ने रफा दफा कर दिया। मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने टांगें तोड़ी, भाई है मेरे वो। बट ये बहुत जरूरी है, जो उस यूनिट ने एक्शन लिया था ना वहां पे, ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। चाइनीज नहीं रुकेंगे जब तक आप उनको रोकेंगे नहीं फिजिकली, और चाइनीज इस चीज से डरते हैं। आप उनके साथ कितनी भी डिप्लोमेसी कर लीजिए, उनको मीडिया का प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे मीडिया चलता नहीं है, चाइनीज मीडिया चलता है, सोशल मीडिया चलता नहीं है वहां पे, ट्विटर वुटर कुछ नहीं चलता चाइना के अंदर, उनको प्रेशर है ही नहीं दुनिया भर का। तो भाषा आपकी समझते नहीं, आप उनकी नहीं समझते, वो अपनी गाड़ी चलाए जा रहे हैं। आपको चाइना को रोकना है, आप जितनी भी स्काउट्स बटालियंस हैं आपकी, मैंने गढ़वाल स्काउट्स, कुमाऊं स्काउट्स, लद्दाख स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स, ठीक है, इन सब स्काउट्स को आप, इनकी तादाद बढ़ाएं, रेज द नंबर ऑफ बटालियंस, स्पेशल स्काउट्स यूनिट, और साथ में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और कुछ कुछ एलिमेंट्स पैरा एसएफ के, कुछ एलिमेंट्स, क्योंकि पैरा एसएफ वाले छोटी छोटी टीम्स में ऑपरेट करते हैं। ये विकास वाले भी, दीज आर आल्सो स्पेशल फोर्सेस, ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स हैं, दीज आल्सो स्पेशल फोर्सेस, ये भी पैरा कमांडो टाइप के ही हैं, ये पैरा ट्रूपर्स हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं ये लोग। जब तक आप चाइना को कंप्लेन, चाइना की तरफ से शिकायत आनी चाहिए इंडिया को कि हम कंडेम करते हैं भारत के एक्शन को, भारत एग्रेसिव एक्शन ले रहा है, जब तक ये कंप्लेंट नहीं आएगी ना चाइना से, तब तक ये मामला सेटल नहीं होगा। डोकलाम में आ गए चाइनीज, हमने उनको पीछे धकेल दिया, लद्दाख में आ गए, धकेला पीछे, अब अरुणाचल में आ गए, पीछे धकेलेंगे, फिर सिक्किम में आएंगे अगले साल। मैं आज आपको बता रहा हूं, उत्तराखंड में आएंगे ये लोग, ये आएंगे 110%। ये उत्तराखंड में ये कर भी रहता है हरकत, पिछले 18 20 महीने से उत्तराखंड में भी हरकत कर रहे हैं, नेपाल बॉर्डर के आसपास ये हरकत कर रहे हैं, ये उधर भी आएंगे।
लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एग्रेसिव पोस्चर लेंगे, और ये हिमाचल में भी आएंगे। आप देख लीजिए, ये आना इनका शुरू है, और ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक हम इस कार्रवाई को रोकेंगे नहीं। दोस्तों, वहां पे जाके ये जो हमारे ट्रूप्स हैं, ये स्काउट्स वाले और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वाले, ये अंदर जाओ और इनको ठोक कराएं। वहां पे जाके जमीन पे बैठ जाए, एक बार जाके बैठ जाओ। चाइना के क्या करेगा? चाइना क्या करेगा? आपके पास भी हथियार है, चाइना के पास भी हथियार है, देख लेते हैं एक बार कर दो जाके अंदर। जो टैक्टिकली आपको फेवरेबल एरिया है, आप जाके चाइना के अंदर जगह ऑक्यूपाई कर लो। जो कैलाश रेंजेस थे, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने ऑक्यूपाई करे थे, जबकि वो कैलाश रेंजेस हमारी तरफ हैं, मोल्डो गैरिसन है चाइना का, वहां से साफ दिखता है। हम लोग चाइना के अंदर नहीं गए, हमने खुद अपने एरिया की पीक्स जब ऑक्यूपाई करी, हम चढ़ गए, खुद अपना एरिया था, हम चढ़ गए, चाइना का गला सूख गया वहां पे। मैं आपको पिछले साल की बात बता रहा हूँ, चाइना का गला सूख गया। गिगियाने लगा चाइना की, यार ये क्या कर रहे हैं, ये एसएफएफ वाले। उसने देखा तिब्बती कहां पहुंच गए। और अगर आपको तिब्बत और चीन का इतिहास थोड़ा भी पता है, आपको ये पता है कि तिब्बती चीन से मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं करते। अगर कोई चीनी फौजी लग गया ना इनके हाथ, फिर आप समझ लीजिए, फिर ये अब क्या बोलूं आपको, पब्लिक में ये सब मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चीन को जो इंडिया ने डिविजन मूव कराए, ये तो ठीक है, ये अच्छी बात है, और कुछ सोच समझ के इंडिया ने कराए होंगे। लेकिन जब तक आपकी अग्रेसिव पॉलिसी नहीं होगी चाइना को लेके ग्राउंड पे, तब तक चीन के गिरा दो, मैं बता रहा हूं, 15-20 बंदे गिरा दो चाइना के। इनको मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर इनका मैसेज नहीं पहुंचेगा ना, मैसेज नहीं पहुंचेगा चाइना को। अभी तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि इंडिया डिसेंटली बिहेव कर रहा है, इंडिया कहीं झुका नहीं। चाइनीज ने 100 बंदे डाले, हमने 100 डाले, चाइनीज ने 1000 डाले, हमने 1000 डाले, चाइनीज ने लाख डाले, हमने भी लाख डाले। लेकिन कब तक? कहीं ना कहीं तो आपको रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चीन के मन में डर बैठाना पड़ेगा। वही पुरानी रामायण वाली बात जो मैं अक्सर कहता हूं, अक्सर कोट करता हूं, आज मैं फिर बोलूंगा, और वही बात आपको करनी पड़ेगी कि बिना न मानत जलति जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भाई बिन होए न प्रीत। दोस्तों, अगर चाइना के साथ, चाइना कहता ना कि हिंदी चीनी भाई भाई, अगर दोस्ती चाहता है, प्रीत चाहता है, तो भय के बिना प्रीत नहीं होती। चीनियों के दिल में दहशत डालनी पड़ेगी, खौफ डालना पड़ेगा, तब जाके अपनी औकात में रहेंगे ये लोग। हमें और भी चीजें वहां पे जो डेवलप करनी है, जैसे कि हम लोग कहते हैं हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी है, जैसे हम कहते हैं कि वहां पे यानी कि चॉपर वॉपर से, एयरक्राफ्ट से, वहां पे हम लोग एयर स्ट्रिप भी बना रहे हैं, हम लोग ये सब कर रहे हैं। देखिए, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आर्टिलरी है, ये है, वो, ये सब चल रहा है ये मामला। तो इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझसे दशकों सीनियर लोग बैठे हैं, मुझसे हजारों गुना काबिल लोग बैठे हैं वहां पे, जो सोच रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैं इसमें किसी गिनती में नहीं आता। सिर्फ मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने अंदर जाके चाइना को ठोक दिया, जिस दिन आपने चाइना के 10-50 लोग लेटा दिया, जिस दिन आपने जाके चाइना की जमीन पे आप बैठ गए, तो चाइना को बोलो, तुम आना चाहते हो ना अंदर, तुम्हें बहुत मोहब्बत हो रही है हिंदुस्तान से, तुम आ जाओ यार, 1-2 किलोमीटर तुम भी अंदर आ जाओ जरा, कोई बात नहीं, आओ तुम, आओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम आओ। और जैसे ही चाइना अंदर आएगा, तुम भी घुस जाओ चाइना के अंदर, भेज दो अपने 2-3 हजार लोग चाइना के अंदर, हथियार लेके, और पूरे हथियार लेके, वेल स्टॉक्ड, विद प्रॉपर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई। 2-3 किलोमीटर अंदर, 5 किलोमीटर अंदर भेज दो चाइना के। चाइना आंखें दिखाएगा, एस्केलेट करने की कोशिश करेगा, आप भी एस्केलेट करो। चाइना विल बैक डाउन, आई एम टेलिंग यू। ऑल बुलीज बैक डाउन। चाइना एक बुली है, ठीक है? जैसे बुलीज होते हैं ना, वो बेसिकली कावर्ड्स होते हैं। चाइना ने पिछली लड़ाई कब लड़ी थी? 1979 में लड़ी थी वियतनाम से। इतना सा वियतनाम है भाई, यूपी से छोटा है, इतना सा वियतनाम है। वियतनाम ने दौड़ा दौड़ा के मारा था चाइनीज को। चाइना ने तब से डर के मारे किसी से लड़ाई नहीं लड़ी। चाइना ने, चाइना का वॉर हुआ ही नहीं है। चाइना की तारीफ सिर्फ पाकिस्तान करता है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं चाइना से। चाइना में मिलिट्री माइट वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, चाइना के पास पैसे बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। और चाइना आपसे वही चीज करवा रहा है जो मैंने आपको भारत के नक्शे में समझाई थी ना। आपका दिमाग ऊपर रहे, आप नीचे की तरफ तवज्जो ना दें। जब आप ऊपर चाइना को ठोक रहे होंगे ना, चाइना के अंदर जाके, नीचे इंडियन नेवी से ये बोलिएगा कि चाइना के जो जहाज जाते हैं, ये माइक्रोवेव लेके और मोबाइल फोन लेके और फ्रिज लेके और वॉशिंग मशीन लेके,
मशीनरी पार्ट्स लेके दुनिया भर में जो यहां से निकलते हैं, सर इंडियन नेवी से बोलना है इनकी शिप्स रोको जरा एक बार, ट्रेड शिप चाइना के, 3 दिन के लिए रोक दो वहीं पे पानी में। चाइना के नाक से खून निकल जाएगा दोस्तों, और एक छोटा मोटा जहाज गिरा दो। क्यों? अगर चाइना अगर चाइना आपके लोगों को उनके ऊपर अटैक कर सकता है गलवान में, अगर चाइना आपके लोगों पर अटैक कर सकता है और आपके लोगों की जानें जा सकती हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते? इट्स अप टू यू। और ये सरकार कर सकती है, ये मन बना ले, सरकार में दम है, इस सरकार में रीढ़ की हड्डी है। अगर मोदी जी हुक्म देंगे ना, मैं आपको आज इस शो में विश्वास दिला रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अगर हुक्म आ जाए तो भारतीय सेना इतनी बुरी तरीके से खड़काए चाइना को, इनको सचमुच लगे कि चाउमीन में किसी ने ऊपर से अजीनोमोटो डाल दिया, स्वाद आ जाएगा इनको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत देखने के लिए। नया एपिसोड में जल्दी एक और एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। एंड में वही मेरी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।